हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो है शिक्षण संबंधी कार्य और दूसरा है अधिगम संबंधी कार्य। शिक्षण संबंधी कार्य में मतलब रिगार्ड टू टीचिंग, विथ रिगार्ड टू टीचिंग मतलब साइकोलॉजी जो है उसको टीचिंग के रिगार्ड में पढ़ना है और एक लर्निंग के रिगार्ड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य। अध्यापक की शिक्षण जगत में वही भूमिका होती है जो एक पुल बनाने वाले कारीगर की होती है। जितनी अधिक तकनीकी जानकारी तथा जो प्रायोगिक कुशलता है वो पुल बनाने वाले कारीगर के पास होगी और जितना अच्छे से वो उसका कार्य करेगा उसकी उतनी अच्छे से उसके कार्य में क्या होगी, सफलता मिल पाएगी। और वैसा ही क्या है, शिक्षक का भी कार्य है, मतलब जितनी शिक्षक के साथ भी यही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान ही उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का विज्ञान एवं तकनीकी शास्त्र है। जितना अच्छा तथा व्यवहारिक कौशल इस तकनीकी शास्त्र से प्राप्त होगा उतनी ही अधिक सार्थकता से क्या होगा, शिक्षण प्रयासों में सफलता मिल पाएगी, है ना। तो जो एक सफल शिक्षक हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये सब दिया हुआ है। तो जो पहला है उसका वो क्या है, सीखने वाले को जानना, है ना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीखने वाले को जानना। तो इसके लिए हमको जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षकों की सहायता करता है छात्र को जानने में। उसके लिए कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो अभी हम पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, छात्र को प्रगति करने की लालसा का स्तर। मतलब जो छात्र को प्रगति करने की लालसा का स्तर क्या है, ये एक जो है शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, छात्र का अभिप्रेरित व्यवहार, यानी उसका जो प्रेरणा देने वाला व्यवहार कौन सा है, कौन सा उसका अच्छा व्यवहार है। तीसरा पॉइंट है छात्र के दृष्टिकोण, रुचियों, अभिरुचियों एवं अन्य अर्जित एवं जन्मजात योग्यताओं तथा शक्तियों का ज्ञान। यानी कि छात्र का जो है वो दृष्टिकोण किस प्रकार का है, उसको देखने का नज़रिया क्या है, उसकी रुचियाँ क्या क्या है, इंटरेस्ट, उसकी अभिरुचियाँ क्या क्या है, और जो अन्य उसने जो भी अर्जित की है या जन्मजात जो योग्यताएं होती हैं बच्चों में, उसकी शक्तियों का ज्ञान जो है वो एक शिक्षक को होना चाहिए। फिर जो इसका फोर्थ पॉइंट आएगा, समूह के अंतर्गत छात्र द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। यानी कि एक शिक्षक को ये भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि जो छात्र है वह समूह में कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है छात्र का चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन स्तर पर व्यवहार। यानी छात्र का जो है व्यवहार किस किस प्रकार से है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन स्तर पर, तीनों स्तर पर। ये शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है जानने के लिए। छठा जो इसका पॉइंट है वो है छात्र को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए उसके विचार के विभिन्न आयाम, है ना। यानी कि छात्र को जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरीके से जो भी उसके विभिन्न आयाम हैं वो भी जानना जरूरी है। अब सातवां पॉइंट है छात्र का स्वयं के परिवेश में समायोजन स्तर तथा उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर। यानी वो स्वयं अगर वो अकेला है तो वो अपने आप को किस प्रकार से समायोजन करेगा, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका स्तर क्या है, ये एक शिक्षक के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु या अधिगम संबंधी अनुभवों का चुनाव। अब जो है छात्र को जान लिया, अब उसके पश्चात एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, मतलब भूमिका तैयार हो जाती है, तब नई समस्या उसके सामने आ जाती है। वो समस्या क्या क्या है हम पढ़ते हैं। तो जो पहली है समस्या वो है विभिन्न स्तरों, यानी प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है या उच्च स्तर है या फिर उच्चतर स्तर है पर क्या किस प्रकार की शिक्षण सामग्री एवं अनुभव छात्र को देना चाहिए, ये हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि छात्र को किस प्रकार ये सब स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो है छात्र को किस प्रकार के
शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए और किस प्रकार का अनुभव जो है वो छात्रों को देना चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो है अनुभव एवं शिक्षण सामग्री का चुनाव करने के बाद, अब जो इसका जो चुनाव हो जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, उसके बाद उसका क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी उसको किस क्रम में पढ़ाएं। इस प्रकार की पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु न केवल बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित प्रमुख विशेषताओं से परिचित होना जरूरी है, बल्कि सीखने के नियमों तथा सिद्धांतों एवं समस्त अनुकूलन एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को जानकारी होना भी आवश्यक है ना। फिर थर्ड पॉइंट आएगा शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं तकनीक सुझाव, यानी कि जो टीचिंग मेथड्स हैं हमें वो भी आनी चाहिए। तो जो छात्र को जानने और समझने के पश्चात हमने देखा कि उसे क्या सिखाया जाना चाहिए, यह निश्चित करने के पश्चात किस प्रकार सिखाया जाए या कैसे सीखा जाए, ये एक नया प्रश्न जो है शिक्षक के सम्मुख आ जाता है। यह प्रश्न शिक्षक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। इसका समाधान भी शिक्षा मनोविज्ञान में मिलता है। शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया की विवेचना करते हुए आवश्यक नियमों तथा सिद्धांतों को सामने लाता है तथा किस तरह से अच्छी तरह सीखा जाए या सिखाया जाए, इसे शिक्षक तथा छात्र दोनों को अवगत कराता है। जो है शिक्षा मनोविज्ञान वो छात्र और शिक्षक दोनों को इस चीज़ से अवगत कराता है कि किस प्रकार से सीखा जाए या किस प्रकार से सीखा जाए। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है सीखने हेतु उचित परिस्थिति एवं वातावरण का समायोजन। अब हमने ये भी देख लिया कि बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए, कि क्या सिखाया जाए, किस क्रम में सिखाया जाए। अब ये है कि किस वातावरण में सिखाया जाए। तो शिक्षण के समय उपलब्ध वातावरण तथा परिस्थिति का भी शिक्षा प्रक्रिया में एक विशेष महत्व है। हम कहीं भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, उसका एक वातावरण भी होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि किस तरह के शिक्षण एवं अध्ययन हेतु किस तरह की परिस्थिति तथा वातावरण की आवश्यकता है, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है। छात्र को किस समय व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है और किस समय उसे सामूहिक शिक्षण की आवश्यकता है, ये भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है इस चीज़ की। सहायक सामग्रियों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए जिससे उचित वातावरण सृजित हो सके, ये सभी जानकारी जो है शिक्षा मनोविज्ञान हमें एक शिक्षकों की सहायता इन सब चीज़ों में करता है कि किस प्रकार का वातावरण विद्यार्थी को प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वह अच्छा से अच्छी पढ़ाई कर सके, और क्या क्या जो सहायक सामग्री होती है उनको कब और कैसे प्रयोग करना है, ये सब भी शिक्षा मनोविज्ञान में दिया है। जो इसका 5वां पॉइंट है वो है स्वयं अपने आप को समझना, यानी एक शिक्षक को जितना छात्र को जानना जरूरी है उससे भी अधिक स्वयं को जानना जरूरी है। शिक्षक को अपने कार्य में सफलता अर्जित करने के लिए जितना खुद को जानना जरूरी है उतना ही स्वयं अपनी कमजोरियों और विशेषताओं से परिचित होना भी आवश्यक होता है। विशेष परिस्थितियों में वह स्वयं किस तरह का व्यवहार करता है तथा उसकी स्वयं की रुचियाँ, आदर्श तथा दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, इस बात का पता होना भी एक सफल शिक्षक हेतु आवश्यक है। जो इसका 6वां बिंदु है वो है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधियाँ एवं उपकरण का ज्ञान भी शामिल होता है। अतः इसके अध्ययन से अध्यापक को छात्र की योग्यता और क्षमताओं के उचित मूल्यांकन में ही सहायता मिलती है। यानी कि विद्यार्थी का मापन और मूल्यांकन भी ज़रूरी होता है। समय समय पर जो है इनका मूल्यांकन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मापन और मूल्यांकन में भी सहायता देता है। 7वां बिंदु है उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना, यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता करता है। अनुशासन संबंधी समस्याएं मूल रूप से व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है, जो शिक्षक और छात्र का जो असंतुलित व्यवहार होता है या उसे बोल सकते हैं टूटते संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध रखता है, अतः हमें छात्रों को निकट से जानने में बहुत सहायता मिलती है।
शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से। अब इसका जो 8वां बिंदु है वो है समस्यात्मक बालकों की सहायता करना, यानी कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं वो भी शिक्षा मनोविज्ञान में दिया है। तो समस्यात्मक बालकों का समायोजन सामान्य बालकों के साथ कराना कठिन होता है, बहुत कठिनाई का काम है ये। ऐसे बालकों का उचित समायोजन करने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। इस कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की बहुत सहायता करता है ना। तो किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो उसे हम अलग से बता सकें, क्योंकि उसका जो है उसकी समस्या का समाधान जो है वो समूह में कराना क्या होता है, कठिनाई का काम हो जाता है। इसका 9वां पॉइंट है वो है मार्ग निर्देशन में सहायता। छात्र को ठीक तरह से जानने के अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को निर्देशन एवं परामर्श संबंधी समस्त आवश्यक तथ्यों का अध्ययन करने का अवसर भी देता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के उचित मार्ग निर्देशन में शिक्षक की बहुत सहायता करता है। यानी कि समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता भी होती है, मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, और एक शिक्षक छात्रों को किस प्रकार मार्गदर्शन दे, इन सब जो है चीज़ों में भी शिक्षा मनोविज्ञान कहीं ना कहीं बहुत सहायता करता है एक शिक्षक की। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा अधिगम संबंधी कार्य वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 2 में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।